गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग लास्ट टॉपिक जो है वो फ्लक्स के सारे एप्लीकेशंस और उसके जितने भी और टर्म्स होते हैं बेटा वो सब हम कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे सारे के सारे कवर हो गए हैं। कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जिनको हम क्वेश्चन के बेसिस पे ही समझ के आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिक्टेट कराऊंगा, सब लोग इसको लिखेंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका पूछा गया है 2001 में 2001। तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। तुमसे कह रहा है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड, राइट डाउन, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, when air is replaced by a dielectric medium of dielectric kappa, the maximum force of attraction between two charges, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance, और ऑप्शंस दे रखा है तुम्हारा। ए ऑप्शन डिक्रीजेस कापा टाइम्स, ए ऑप्शन डिक्रीजेस कापा टाइम्स, बी ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, सी ऑप्शन increases kappa times, C option increases kappa times, and last D option decreases kappa square times, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, when air is replaced by a dielectric medium of dielectric constant kappa, ठीक है। तुमसे कह रहा है कि दो चार्ज हैं, वो पहले एयर में थे, अब उनके बीच में क्या कर दिया बेटा, मान लो ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2। लेट सपोज कुछ सेपरेशन है R, पहले इन चार्जेस के बीच में एयर था फर्स्ट सिचुएशन में, सेकेंड सिचुएशन में क्या किया, इन्हीं चार्जेस के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया बेटा, और उस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो कांस्टेंट वैल्यू है डाइइलेक्ट्रिक भर दिया, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है, कापा दे रखा है। तो अब तुमसे कह रहा है द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का ये मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर हो ये बात सबको? तो अब हम देखते हैं इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, अगर तुमको याद हो तो हमने देखा है कि फोर्स इन मीडियम जो होता है वो इक्वल होता है किसके बेटा, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय कापा। अगर आप पुराने टॉपिक्स को देखें ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। फोर्स जो होता है किसी मीडियम की प्रेजेंस में चार्जेस के बीच में, वो एयर के फोर्स के साथ क्या करते हैं, अपन कापा को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर तुमको दिख रहा हो तो कापा के बढ़ने से जो है फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और एयर में फोर्स ज्यादा होगा बेटा कंपेयर टू इफ चार्ज बिटवीन चार्जेस मीडियम इज प्रेजेंट। तो अगर तुम देखोगे तो क्या मिलेगा तुमको आंसर, when air is replaced by a dielectric medium of dielectric constant kappa, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance। तो देखो बेटा कितना क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीजेस कापा टाइम्स, सेकंड ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, तो अनचेंज्ड तो नहीं रहेगा, डिक्रीज होगा, और किस टाइम से डिक्रीज होगा बेटा, कापा टाइम से। क्यों? क्योंकि फोर्स अंडर प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, कापा। तो हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो सही है। क्लियर हो गई बात? चलो तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया है 2003 में। अगला क्वेश्चन है, इट इज आस्क्ड इन 2003, 2003 में पूछा गया सवाल है ये सीबीएसई में। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, सब लोग लिखेंगे। An electron is moving round an
electron is moving round, an electron is moving round the nucleus, round the nucleus of a hydrogen atom, of a hydrogen atom in circular orbit, of a hydrogen atom in circular orbit of radius r, of radius r. The Coulomb force F vector, the Coulomb force F vector between the two, the Coulomb force F vector between the two is, between the two is, आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं. ए ऑप्शन दे रखा है बेटा माइनस के ई रेस पर 3 अपॉन आर क्यूब और साथ में आर कैप. ऑप्शन बी दे रखा है आपको के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और साथ में क्या बेटा आर वेक्टर. सी ऑप्शन दे रखा है आपको इट इज माइनस के ई स्क्वायर बाय आर क्यूब आर वेक्टर. और डी ऑप्शन दे रखा है आपको के ई स्क्वायर बाय आर क्यूब और साथ में क्या बेटा आर कैप. तो सवाल को वापस से पढ़ेंगे. हमसे कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन एटम और तुमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूम रहा है. ठीक है. अच्छा, इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस तुमको कितना दे रखा है बेटा r दे रखा है और तुमसे कह रहा है कूलम फोर्स निकालना है बिटवीन द टू. तो हम सबको जो पता है कि अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा. तो अगर यहाँ माइनस ही लोगे तो यहाँ प्लस ही लोगे और जाहिर सी बात है हमको अगर इस चीज को गोल घुमाना है तो एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसका डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होना चाहिए और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो हम याद रखेंगे कि अगर किसी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूम पाता है तो वो इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है. दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट लाइक क्या बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स. क्लियर हो रही है बात सबको. तो अब अगर हम देखें तो हमें पता है कि कूलम फोर्स होगा. कूलम फोर्स का फार्मूला होता है K Q1 Q2 बाय क्या दोस्तों R स्क्वायर. तो कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा आपका K Q1 मतलब प्लस E, Q2 मतलब माइनस E अपॉन रेडियस के बराबर डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज R स्क्वायर. और साथ में अगर तुमको पता हो तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कर देते हैं बेटा R कैप लगा देते हैं. तो अब हम सब लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर को अगर हटाना है बेटा अगर कहीं पे a कैप हो तो क्या लिखते हैं a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर. तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका मतलब f वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो k प्लस e साथ में माइनस e अपॉन क्या दोस्तों r स्क्वायर मल्टीप्लाई r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर. और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर देखा जाए बेटा तो वो तो रेडियस के इक्वल है. तो इसका मतलब क्या हो गया f वेक्टर इज इक्वल्स टू k प्लस e माइनस e अपॉन क्या दोस्तों r क्यूब इनटू क्या दोस्तों r वेक्टर. तो इस हिसाब से अगर हम माइनस को बाहर कर दें तो f वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें इट इज माइनस k e स्क्वायर बाय r क्यूब और साथ में r वेक्टर. क्लियर बात. अच्छा, अगर अब मान लो तुमको ये तरीका पसंद नहीं आया तो वैसे भी समझ सकते हो बेटा कि हमने सीखा है कि कूलम फोर्स में ना हम चार्ज का सिंबल नहीं लेते, हम सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं. तो माइनस ई की जगह तुम क्या ले सकते हो सिर्फ ई ले सकते हो. और अगर तुम देखो तो मैं पहले भी बता चुका हूं बाहर की तरफ होता है आर कैप. तो अगर बाहर की तरफ आर कैप होता है जहां आर कैप का क्या मतलब होता है दोस्तों रेडियल यूनिट वेक्टर. तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा बेटा डायरेक्शन अगर देखा जाए तो माइनस आर कैप. तो अगर तुम यहां प्लस रखना चाहते हो तो यहां फिर क्या कर दो माइनस आर कैप कर दो. तो माइनस आर कैप करोगे तो भी यहां सिंबल किस चीज का आ जाएगा माइनस का और तुम्हारा आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा. तो हमारा ऑप्शन क्या सही है बेटा ये हो गया तुम्हारा माइनस के ई स्क्वायर बाय आर क्यूब आर वेक्टर. तो इट इज कौन सा आंसर सही है सी ऑप्शन सही है. ठीक है. तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं. तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग two positive ions
ये सवाल पूछा गया आपका बेटा 2010 में। राइट डाउन टू पॉजिटिव आयंस, लिखेंगे सवाल, टू पॉजिटिव आयंस each carry a charge q, each carry a charge q are separated by a distance d. Two positive ions each carry a charge q are separated by a distance small d. दो पॉजिटिव आयंस है बेटा जिनके बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल d. If capital F is the force of repulsion, if capital F is the force of repulsion, if capital F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing between the ions, the number of electrons missing from each ion will be, the number of electrons missing from each ion will be. तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ए ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर। ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अब तुमको दे रखा है अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ ई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ये है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन सी दे रखा है आपको अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर। और ऑप्शन डी दे रखा है दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। और ये जो आज की ईयर है बेटा वो 2010 है। तो वापस से देखते हैं, कह रहा है तुमसे टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरी अ चार्ज स्मॉल q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d. If capital F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. मतलब कि हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिसिंग हैं हर आयन से। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि कूलम फोर्स होता है F is equals to K Q1 Q2 by R²। अब तुमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा कि दो आयन्स हैं, मतलब कि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम है और सेपरेशन कितना दे रखा है बेटा, D दे रखा है। तो ये डाटा गिवन है और हमें नंबर ऑफ आयंस मिसिंग निकालना है, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले से जानते हैं Q इज इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, Ne। अगर यहाँ देखा जाए तो फोर्स की वैल्यू भी तुमको F दे रखी है। तो F इज इक्वल्स टू K Q1 और Q2 तो Q है बेटा, तो Q इंटू Q अपॉन D का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर बाय D स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मिसिंग। तो Q की जगह हम डाल सकते हैं Ne। तो F इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, K इंटू Ne अपॉन D का स्क्वायर, और Q का स्क्वायर था तो स्क्वायर। तो F इंटू D का स्क्वायर बाय K इंटू E का स्क्वायर इज इक्वल्स टू N का स्क्वायर। तो यहाँ से हम N की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं बेटा, अंडर रूट क्या बेटा F और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो F इंटू D स्क्वायर बाय K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज मिसिंग। हाँ, तो ये हमारा थोड़ा सा मामला दिक्कत हो गया। F इज इक्वल्स टू, यहां से अगर देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मिसिंग, तो हम लिख सकते हैं F की जगह पे F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या दोस्तों Ne का स्क्वायर अपॉन D का स्क्वायर। तो इसको इधर ले आए तो क्या मिल जाएगा हमें, F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ne का स्क्वायर। यहां से E स्क्वायर को नीचे लेके आए तो F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D का स्क्वायर अपॉन N का E का स्क्वायर इज इक्वल्स टू N का स्क्वायर। तो N की वैल्यू हमें क्या मिल गई बेटा, अंडर रूट F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
d square by e square. तो this is the value of number of electron which is missing. तो अगर आपको दिख रहा हो तो सही आंसर कौन सा है बेटा? C is your correct answer. Under root 4 pi epsilon naught d square upon e square. अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. तुमसे कह रहा है कि two pitch balls each carry equal charges are suspended from a common point by string of equal length, full stop. The equilibrium separation between them is small r. The equilibrium separation between them is small r. Now the strings are rigidly clamped. At half the height. देखो क्या कह रहा है बेटा? दो है पिच बॉल, उनको कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया गया है इस तरीके से. ये है तुम्हारे पास इस तरीके का सिचुएशन. ये पिच बॉल और इनके बीच का डिस्टेंस एक तो r दे रखा है, और दूसरा जो सिचुएशन है, दूसरे सिचुएशन में पिच बॉल को किस तरीके से अरेंज किया गया है बेटा? जो हाइट अभी है सस्पेंशन की, उससे आधे पे कर दिया. मतलब जो हमारे पास पॉइंट है वो तो वहीं पे है, सिर्फ अब हाइट को चेंज कर दिया. अब इसको सस्पेंड किया है आधी हाइट से, मतलब यहां से इस तरीके से सस्पेंड कर दिया. ठीक है. और ये डिस्टेंस तुमको दे रखा है r डैश, और ये डिस्टेंस r है, और ये वाला डिस्टेंस आपको दे रखा है बेटा y/2, और ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है y. ये सिचुएशन है तुम्हारे पास. ठीक है. आगे लिखेंगे the equilibrium separation between the balls now becomes ये सवाल पूछा गया बेटा 2013 में. ऑप्शंस हम लिख लेंगे. ए ऑप्शन है आपके पास बेटा 1/√2 का स्क्वायर. बी ऑप्शन है तुम्हारे पास r/√2 का स्क्वायर. सी ऑप्शन है आपके पास 3√2 का स्क्वायर. सी ऑप्शन है 2r/√3 और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 2r/3. इट इज 2r/3. ठीक है. तो फिर से सवाल को मैं एक बार पढ़ देता हूं. तुमसे कह रहा है कि two pitch balls carrying equal charges are suspended from a common point by string of equal length. स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है बेटा, मतलब ये वाली लेंथ दोनों अरेंजमेंट में सेम है. The equilibrium separation between them is r. जब सिचुएशन ये है, ये मान लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन और ये मान लेते हैं सेकंड सिचुएशन. तो फर्स्ट सिचुएशन में जो इन दोनों का इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कितने सेपरेशन पे है बेटा? r पे है. अब तुमसे क्या कह रहा है? इसी अरेंजमेंट को ना, पहले ये y ऊपर था, अब इस अरेंजमेंट को आधे पे ले आए, मतलब यहां ले आए. अब हमसे कह रहा है कि बताएं इक्विलिब्रियम का जो होगा पोजीशन वो क्या होगा. तो देख लेते हैं इक्विलिब्रियम का पोजीशन क्या होता है. सबसे पहले अगर फर्स्ट केस की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो हम क्या करते हैं बेटा? हमसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है. तो हम सब जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्सेस आर इक्वल बाय मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट बाय डायरेक्शन.
ठीक है जी। तो हमसे कह रहा है कि फर्स्ट केस में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कितने डिस्टेंस पे लिया है हमने, r पे लिया है। तो देख लेते हैं। तो मान लो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है बेटा, तो ये y दे रखा है और ये टोटल r दे रखा है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मान लो इसका मास हम मान लेते हैं इस पिच बॉल का, जाहिर सी बात है पिच बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा, इसका भी मास है, इसका भी मास है और इसका भी मास है। तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर एफबीडी बनाए तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, mg, और चूंकि ये एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये वाला पिच बॉल भी पॉजिटिव होगा और ये वाला पिच बॉल भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो ये वाला पिच बॉल इस पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए बेटा, रिपल्शन वाला, और वो फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बाहर की तरफ क्या लग गया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया। अब हम अगर देखा जाए तो कुछ tan थीटा की टर्म में बातचीत कर सकते हैं बेटा। तो अगर tan थीटा की टर्म में बातचीत कर सकते हैं यहाँ पे, तो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe बाय क्या लिख सकते हो तुम, mg। ठीक है जी, क्लियर है बात सबको। तो फर्स्ट सिचुएशन यहाँ से हमको मिल गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe बाय mg। तो यहाँ से Fe इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है बेटा, mg tan थीटा। ये आ गया तुम्हारे पास फर्स्ट सिचुएशन का डिटेल। अब मैं सेकंड सिचुएशन की बात करता हूं। तो अगर अब मैं सेकंड सिचुएशन की बात करता हूं तो ये एंगल भी मान लो कितना है बेटा, थीटा, और ये डिस्टेंस अब हमारे पास कितना है, y/2, और अगर देखा जाए तो इसको अपन ने क्या लिया है, r' लिया है। तो अब अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ क्या आ जाएगा बेटा, mg, और इस तरफ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज Fe। तो अब अगर देखा जाए तो देखो तुमने पोजीशन को तो चेंज कर दिया, पोजीशन को चेंज करने से क्या होगा, अगर पहले इक्विलिब्रियम का एंगल थीटा था तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, थीटा डैश मान सकते हैं। तो सेकंड सिचुएशन में क्या आया हमारे पास, tan थीटा डैश इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बेटा, Fe बाय mg। और अगर देखा जाए तो रिपल्शन फोर्स भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, डैश की टर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां से Fe डैश को क्या लिख सकते हो, mg into tan थीटा और साथ में डैश। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो देखते हैं डिवाइड करने से क्या होता है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डैश मतलब सिचुएशन बदलने के बाद डिवाइडेड बाय जो गिवन सिचुएशन है दैट इज Fe इज इक्वल्स टू, यहां से हमें मिल जाएगा mg tan थीटा डैश डिवाइडेड बाय यहां से हमें क्या मिल गया बेटा, mg tan थीटा। तो mg और mg को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो Fe डैश बाय Fe को क्या लिखा जा सकता है बेटा, tan थीटा डैश अपॉन क्या दोस्तों, tan थीटा। तो अब मैं क्या करता हूं, tan थीटा डैश और tan थीटा की वैल्यूज को पुट करता हूं। अगर वैल्यूज को पुट किया जाए तो हमें पता है एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 by r², है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं Fe को k q का स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है बेटा, सेम है, मतलब ये भी q और ये भी q, इसी तरीके से ये भी q और ये भी q। तो अगर इसको लिखा जाए तो k q का स्क्वायर अपॉन इसका सेपरेशन है r डैश। तो r डैश का क्या बेटा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं k q का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा फोर्स का इक्वेशन। फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हम सब लोग जानते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर तुम देखो तो ये पूरा r डैश है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r डैश बाय 2, और अगर ये पूरा r है तो इसको यहां से यहां तक कितना लिख सकते हैं बेटा, r बाय 2। तो tan थीटा की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा के लिए हम परपेंडिकुलर और बेस की इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा k q स्क्वायर बाय r डैश का स्क्वायर अपॉन k q स्क्वायर बाय r का स्क्वायर व्हिच विल बी इक्वल्स टू tan थीटा डैश अपॉन tan थीटा। तो tan थीटा डैश मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर परपेंडिकुलर बाय बेस करते हो तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये हो गया तुम्हारा बेस। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे अगर लिखूं तो ये आ गया तुम्हारा पास r डैश बाय 2
डिवाइडेड बाय क्या बेटा, बेस मतलब y/2, अगेन डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब r/2 डिवाइडेड बाय क्या दोस्तों, y। अब तुमको r डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर r डैश की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको पूरा कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करके तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो k³ और k³ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचेगा, एक r डैश उधर है और एक r इधर है, मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा r³ बाय r डैश क्यूब इज इक्वल्स टू, देखो बाकी सारी टर्म्स कट जाएंगी, सिर्फ एक 2 रह जाएगा एडिशनल वाला, तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो दोस्तों, यहाँ से तुमको r डैश की वैल्यू निकालनी है, तो r डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 3 वाली टर्म है, तो r डिवाइडेड बाय 3√2, तो ये मिला तुमको r डैश का वैल्यू। मतलब कि अगर y/2 नीचे ले आओगे इसको पोजीशन, इसकी पोजीशन को, ये जो दे रखा था, तो इक्विलिब्रियम अगर पहले r था तो r डैश कितना आ जाएगा, r/3√2। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब हम करते हैं, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट चार्जेस। अगला क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, पॉइंट चार्जेस प्लस 4 स्मॉल q, पॉइंट चार्जेस प्लस 4 स्मॉल q कॉमा माइनस q एंड अगेन प्लस 4q, पॉइंट चार्जेस प्लस 4q कॉमा माइनस q एंड प्लस 4q are kept on the x-axis, are kept on the x-axis at point x is equals to 0, at point x is equals to 0, comma x is equals to a, comma x is equals to a and x is equals to 2a respectively। तुमसे क्या कह रहा है बेटा, पॉइंट चार्जेस प्लस 4q कॉमा q, सॉरी माइनस q और फिर से प्लस 4q आर केप्ट एट x इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा 0, x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, अब हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, बस इतना ही स्टेटमेंट है। कह रहा है ओनली माइनस q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओनली माइनस q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बी ऑप्शन दे रखा है तुमको, नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी दे रखा है बेटा, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और लास्ट डी ऑप्शन दे रखा है, ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए वर्क पावर एनर्जी में तुमने अलग अलग इक्विलिब्रियम की पोजीशंस को समझा था बेटा, वो काम आएगा। तो वो 11th का टॉपिक तुमको याद होना चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन वर्क पावर एनर्जी। तो देखते हैं ध्यान से, वापस से मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। तुमसे कह रहा है पॉइंट चार्जेस प्लस 4q माइनस q एंड प्लस 4q are kept on the x-axis at a point x is equals to 0, x is equals to a and x is equals to 2a respectively। ऑप्शंस दे रखा है, ए ऑप्शन ओनली माइनस q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी दे रखा है नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी दे रखा है ऑल द चार्जेस इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ऑप्शन डी दे रखा है ऑल द चार्जेस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सवाल तुमसे पूछा गया है 1992 में, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 1992 सीबीएसई पीएमटी। तो सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो प्लस 4q माइनस q और प्लस 4q है, तो ये कंसेप्चुअल आंसर है बेटा,
इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसके लिए थोड़ा सा लिख लो, लिखो, राइट डाउन द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, the net force on each charge is 0. The net force on each charge is 0. The net force on each charge is 0. Therefore all the charges are in equilibrium. If we slightly displace, देखो समझना, इसकी अरेंजमेंट को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तुम्हारे पास +4q और यहाँ पे तुम्हारे पास +4q और यहाँ पे ये 0 है और ये 2a है बेटा, और यहाँ पे a है, यहाँ पे -q है। तो अगर तुम देखोगे ना तो चार्ज का पेयर तो सेम मैग्नीट्यूड में बन रहा है। तो चार्ज का पेयर अगर सेम मैग्नीट्यूड में बन रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे if we slightly displace the charge -q, if we slightly displace the charge -q in right, the net force of attraction will be further slightly displaced। मतलब अगर तुम इसको, अभी तो देखो ये सेट है पोजीशन, इससे भी ये डिस्टेंस इक्वल, इससे भी ये डिस्टेंस इक्वल, मतलब इस चार्ज से ये वाला डिस्टेंस अगर a है तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, a। अब अगर सोचो तुम इस -q को राइट साइड में घुमाते हो, मतलब आगे सरकाते हो, तो क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अपने आप को शिफ्ट करेगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी फर्दर डिस्प्लेस्ड it to the right। अब सोचो अगर इसको हमने इस तरफ घुमाया तो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट नेट फोर्स का भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन का भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। द इक्विलिब्रियम, और इस तरीके का जो होता है इक्विलिब्रियम, उसको कहते हैं बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो राइट डाउन। अगला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है फिगर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये तुमसे कहा गया है इस तरीके से, क्वेश्चन है फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस q1 and q2, due to two charges q1 and q2। अब देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बनाया हुआ है बेटा, हमें पता है कि अगर दो चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक रखोगे तो क्या होगा बेटा, एक दूसरे से क्या होंगे, वो जो लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कर्व कर जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसी तरीके से हमारे को फोटो दे रखा है, ठीक है, ये है आपका इस तरीके का दो चार्ज का अरेंजमेंट है। कह रहा है फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस q1 एंड q2, ठीक है। व्हाट आर द साइन ऑफ द टू चार्जेस? ये सवाल बहुत ही आसान 1994 में पूछा गया है। अगर तुमको दिख रहा होगा बेटा कि ये लाइंस जो है वो अंदर की तरफ जा रही हैं, तो अगर लाइंस अंदर की तरफ जाते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा बेटा, हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। और ऑप्शंस हैं बोथ आर नेगेटिव्स, ए ऑप्शन लिखेंगे बोथ आर नेगेटिव्स, बी ऑप्शन लिखेंगे बोथ आर पॉजिटिव, सी ऑप्शन लिखेंगे Q1 is positive but Q2 is negative, ऑप्शन डी लिखेंगे Q1 is negative but Q2 is positive, Q1 is negative but Q2 is positive। तो हम लिख लेंगे ये ऑप्शन सही है। सबको पता होगा कि लाइंस जो है वो चार्ज की तरफ अगर जाती हैं बेटा तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है।
और दो चार्जेस हैं, दोनों में लाइंस देखो अंदर की तरफ जा रही है और कर्व हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव। राइट डाउन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लिखेंगे एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स, एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स are going towards, as electric lines of force are going towards the charge, hence both the charges are negative, hence both the charges are negative, hence both the charges are negative। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट डाउन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द x direction, in the x direction, if the work done in moving a charge, if the work done in moving a charge, if the work done in moving a charge of 0.2 coulomb, of 0.2 coulomb through a distance of 2 meter, through a distance of 2 meter along the line making an angle of 60 degree, along the line making an angle of 60 degree, making an angle of 60 degree, making an angle of 60 degree with x-axis, with x-axis is 4 joule, with x-axis is 4 joule, with x-axis is 4 joule, then what is the value of, then what is the value of electric field, then what is the value of electric field, what is the value of electric field। तुम्हें ऑप्शंस दे रखा है बेटा √3 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी दे रखा है 4 न्यूटन पर कूलम, 4 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी दे रखा है 3 न्यूटन पर कूलम और ऑप्शन डी दे रखा है सॉरी इट इज 5 न्यूटन पर कूलम और ऑप्शन डी दे रखा है 20 न्यूटन पर कूलम। और ये सवाल पूछा गया है सीबीएसई 1995 में। सवाल रिपीट कर रहा हूं, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द x direction if the work done in moving a charge, if the work done in moving a charge of 0.2 coulomb, of 0.2 coulomb through a distance of 2 meter, through a distance of 2 meter along a line making an angle of 60 degree, making an angle of 60 degree with x-axis, with x-axis is 4 joule, is 4 joule, then what is the value of E? हमें क्या करना है बेटा, E का वैल्यू बताना है। तो देखो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0.2 कूलम और तुमसे कह रहा है ये जो x एक्सिस के अलोंग चला है वो कितना चला है, इट इज 2 मीटर और तुमसे कह रहा है कितना एंगल बना के चला है, 60 डिग्री एंगल बना के चला है और इसके लिए जो वर्क की वैल्यू आई है वो आई है कितनी बेटा 4 जूल। इसको चलाने के लिए 2 मीटर चलाने के लिए जो वर्क की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4 जूल। हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बहुत आसान, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा Fs cos थीटा और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं QE, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है बेटा QE इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो आप E की वैल्यू निकालनी है तो W/Q इनटू S इनटू cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा E, तो E इज इक्वल्स टू वर्क डन है 4 जूल, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 0.2 कूलम, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 इनटू cos 60। अब इन सबको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, इट इज 20 न्यूटन पर कूलम। तो सब लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, cos 60 की वैल्यू 20 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज 20 न्यूटन पर कूलम।
अगला सवाल जो पूछा गया है 2001 में, राइट डाउन द स्टेटमेंट। 2001 का क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट लिखेंगे सब लोग। सवाल है आपका कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, torque acting on electric dipole of dipole moment P vector placed in uniform electric field E vector, placed in uniform electric field E vector is, uniform electric field E vector is, आपके ऑप्शन से बेटा ए ऑप्शन दे रखा है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ऑप्शन बी दे रखा है आपका P वेक्टर डॉट E वेक्टर, P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ऑप्शन सी दे रखा है आपका P वेक्टर डॉट क्रॉस E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका E वेक्टर डॉट P वेक्टर डिवाइडेड बाय P वेक्टर। बहुत ही आसान सवाल है बेटा, 2001 में पूछा गया है। तुमसे कह रहा है एक डाइपोल मोमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो बताएं उसका टॉर्क कितना होगा। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ऑप्शन ई इज योर करेक्ट ऑप्शन। आप अगला क्वेश्चन लिखेंगे, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमसे कह रहा है अ सेमी सर्कुलर आर्क of radius small a, a semicircular arc of radius small a, a semicircular arc of radius small a is charged uniformly, and the charge per unit length is lambda, and the charge per unit length is lambda. The electric field at the center is, again इसका भी डेरिवेशन में बता चुका हूं बेटा। ए ऑप्शन दे रखा है तुमको lambda by 4 pi square epsilon naught a, ऑप्शन बी दे रखा है आपको lambda by 2 pi square epsilon naught a, ऑप्शन सी दे रखा है lambda by 2 pi epsilon naught a, और ऑप्शन डी है तुम्हारा it is lambda square by 2 pi epsilon naught a। और ये पूछा गया है सवाल बेटा सीबीएसई 2001 में। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, और सेमी सर्कुलर आर्क देखो किया हुआ है हमने, सब लोग गो थ्रू हो जाए उससे। एक सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस a है, और इस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है इस तरीके से, और तुमसे कह रहा है इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ लीनियर होता है। हम सब जानते हैं वायर को ही घुमा के आर्क बनाया जाता है, तो वायर के पास होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आर्क के पास भी क्या होगा बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, और मैंने डायरेक्शन के लिए भी बताया था बेटा, आपके पास ये वाला जो चीज होता है, ये वाला आर्क के सेंटर को ओरिजिन से जोड़ दो, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे मतलब E वेक्टर इस तरफ, इसको और क्या लिख सकते हो E माइनस जे कैप, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स मतलब E प्लस जे कैप। तो सब लोग डेरिवेशन को देख के इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, ये करवाया हुआ है मैंने, वापस से करवाने का सवाल उठता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, सही आंसर सी होगा, दैट इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है तुमसे कि a point charge plus q is placed, a point charge plus q is placed at the midpoint of a cube, of side small l। तो देखो बेटा बिल्कुल सेंटर पे है चार्ज एक क्यूब के, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, साइड दे रखा है l, तो ये भी l और ये वाला पार्ट भी है, तो
तुमसे क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, the electric flux emerging from the cube is, the electric flux emerging from the cube is, तुम्हारे ऑप्शंस है, ए ऑप्शन तुमको दे रखा है 0, ए ऑप्शन इज 0, बी ऑप्शन इज q by epsilon naught, सी ऑप्शन तुमको दे रखा है बेटा 6qL² by epsilon naught, और डी ऑप्शन दे रखा है none of these। ये सवाल पूछेगा 1996 और 93 में, तो एकदम आसान है। क्या होगा, बिल्कुल सेंटर पे है तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी बेटा, इक्वली बाहर निकलेंगी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, q net by epsilon naught, तो नेट q कितना है, q by epsilon naught। और हम सब जानते हैं अगर इस सवाल में फ्रॉम ईच फेज पूछा गया होता तो टोटल नंबर ऑफ फेज कितने बेटा 6, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेज की अगर बात की जाती तो हम क्या आंसर देते, q by 6 epsilon naught। ठीक है जी, तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम कुछ और सवाल के साथ एग्जीक्यूट होंगे। थैंक यू बेटा, ध्यान से और क्वेश्चंस करना है आपको। थैंक यू।